हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर छठवीं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसका नाम है आर पास्ट। यहां पर हम सिर्फ एनसीईआरटीज पर फोकस करेंगे, उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं होलिस्टिक तैयारी यूपीएससी की, तो आप हमारे तमाम कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेस जो हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस जो हैं, उनको अवेल कर सकते हैं video.onlyias.in पर जाकर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए info@onlyias.com पर जाकर पूछ सकते हैं। हम चैप्टर 1 और 2 में चर्चा कर चुके हैं काफी एक्सपेंसिव तरीके से। टाइमलाइन भी हमने ड्रॉ करके देखी थी किस तरीके से आपके एजेस होने वाली है। यहाँ पर हम 2020 में है। हमने डिस्कस किया था कि ईशा का जन्म 0 से डिफाइन होता है, 0 से डिनोट होता है, और इस तरफ की बातों को हम कहते हैं एडी एनो डोमिनी, या फिर हम कहते हैं इसको सीई, जिसका अर्थ है कॉमन एरा। और इस तरफ हमने ड्रॉ किया था पैलियोलिथिक एज, जहां हमने 2 मिलियन ईयर्स से ट्रेसिंग चालू की थी। बाद में हमने 12,000 ईयर्स, जहां पर हम कहते हैं कि 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स तक आपका पैलियोलिथिक एज चलेगा। 12,000 से 10,000 एज तक आपका मेसोलिथिक, और उसके बाद से नियोलिथिक चालू होता है। और फाइनली यहां पर आने पर, यहां जिसको हम कहते हैं 2700 बीसी, या फिर हम इसको पढ़ते हैं 4,700 ईयर्स अगो, यहां पर अर्ली सिटीज आना शुरू हो जाएंगी। जो सिटीज सबसे पहले जिनका आप डिस्कशन समझेंगे, नाम सुनेंगे, वो आना चालू हो जाएगी। जैसा कि हमने ये किताब शुरू की थी सवालों से, हमने पढ़ा था व्हाट व्हेन वेयर फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन सब सिटीज के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती हैं। उनके हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में, जो स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में, लाइफस्टाइल कैसी होगी उस समय लोगों की उस सिटी में, क्राफ्ट्स कैसे होंगे, किस तरीके के क्राफ्ट्स होते होंगे, रॉ मटेरियल कहां से आता होगा, किस तरीके से मुहैया करते होंगे, सिटीज में कैसे ये सारी चीजें, चाहे खाने की बात करें या रॉ मटेरियल की, तो कैसे उपलब्ध की जाती होंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे, गुजरात के आसपास के जो टाउन्स थे वो किस तरीके से डेवलप हुए, उनके बारे में समझेंगे। सील्स और सीलिंग्स जो होती हैं उनके बारे में, आखिर सील्स क्या होती हैं, सीलिंग्स क्या होती हैं। तो जो अर्लीस्ट सिटीज थी उनके बारे में हम मैप के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज में से आप देखिए मोहनजोदारो, यहां हम इसके बारे में समझेंगे। हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में, सुरकोटड़ा, लोथल, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपके गुजरात के आसपास के इलाके में देखने मिलेंगी। मोहनजोदारो जो है वो आज के समय पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान के आसपास के इलाके में। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। टाइमलाइन जो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और मैं हमेशा आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर मैंने आपको जो बताया डिस्कशंस में कि लगभग 4,700 ईयर्स अगो आपके पिक्चर में, आपके सीन में आने वाली हैं सिटीज, इंपॉर्टेंट टाउन, जिनको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे, वो आने वाले। अर्ली सेटलमेंट चालू होगा 4000 के आसपास, आप देखेंगे अर्ली सेटलमेंट चालू होता है। 3500 के आसपास धीरे धीरे ये टाउन्स और सिटीज बिल्ड होना चालू होंगी, और आप देखने वाले इंडस वैली के लोग जो हैं वो पावरफुल होना चालू हो जाएंगे 2500 बीसी। मतलब इसका मायना है 4500 साल तक आते हुए ये काफी स्ट्रांग हो जाने वाले हैं, काफी ज्यादा पावरफुल हो जाने वाले हैं। और अंत में आप देखेंगे कि 500 साल बाद ऐसा क्या होता है कि लोग सिटीज को छोड़ देते हैं, ये सिटीज जो है वो खाली हो जाती हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर सिटीज का जो डाउनफॉल होता है वो क्यों होता है, इनके बारे में भी जो थ्योरीज है उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां हमें सिटीज में क्या डिस्कवर करने मिलता है, हमें क्या क्या मिलता है। हड़प्पा में आप देखें तो हड़प्पा की जो सिटी थी वो मेजर सिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला हिस्सा जो था वो था आपका सिटाडेल, जो वेस्ट में बना हुआ था, और बाकी का हिस्सा था वो ईस्ट में था। अब हम खुद समझ सकते हैं जो सिटाडेल बनाया गया है, एक किले जैसा बनाया गया है, वो आम आदमी के लिए नहीं, पर्टिकुलरली जो वहां के रूलर्स रहे होंगे उनके लिए डेवलप किया गया। उसके अलावा जो ईस्ट में बनाया गया वहां छोटे छोटे मकान थे, इन कंपैरिजन टू सिटाडेल वो बनाए गए आम आदमियों के लिए। आम आदमियों की संख्या ज्यादा होने वाली है, आप तो जानते हैं आम आदमी कितने ज्यादा है, मैंगो पीपल। तो मैंगो पीपल के लिए ये जो एरिया होने वाला है ईस्ट में, ये काफी बड़ा होने वाला है, विस्तृत होने वाला है। लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया विल बी कवर्ड बाय द आम आदमी, द मैंगो पीपल। और सिटाडेल जो है उसमें कम लोग रहने वाले हैं। वेस्ट में बड़ा सा जो फोर्ट जैसा बनेगा वो सिटाडेल, और जो ईस्ट में बनेगा वो आपका हो जाएगा आम आदमी के लिए लोअर टाउन। तो आपको समझ में आ गया सिटाडेल और लोअर टाउन का क्लासिफिकेशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पकी ईंटों के द्वारा ये पूरी बिल्डिंगें बनाई जाती थी। इन दीवालों को ईंटें पकाकर बनाया जाता था, और इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था दीवालों को बनाने का। इंटरलॉकिंग पैटर्न में आपको समझा दूं, आपने देखा भी होगा आपके जब घर बनते हैं तो इस तरीके का पैटर्न यूज किया जाता था। यहां पर ऐसी ईंटें रखी जाएंगी,
और फिर इस तरीके से ईंट रख के ये पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है इंटरलॉकिंग के लिए। और ये पैटर्न तब से यूज किया जा रहा है और तब से पकी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। हड़प्पा के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदारो। इसके पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो जो अंग्रेज हैं वो रेल की पटरियां डाल रहे थे यहीं पाकिस्तान के इलाकों में, मोहनजोदारो के पास में ही आप मान लीजिए। यहां पर वो रेल की पटरियां डाल रहे थे और जो मजदूर हैं वो बड़ी बड़ी तादाद में ईंटें लेकर आ रहे थे कहीं से। उनसे जब पूछा गया कि इतनी शानदार ईंटें आप कहां से लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पास में एक खंडर जैसा है जहां पर कभी मकान बने होंगे, बढ़िया ईंटें हैं वहां पर, तो हम उनको उठाकर लेकर आ रहे हैं और उससे हम अपनी जो रेल की पटरी है उसका बेस बना रहे हैं। शुरुआती दौर में तो काफी ईंटें उस तरीके से लाई गई, बहुत सारी ईंटें उठा ली कि चलिए आइए उठाते हैं ईंटें, फ्री की ईंटें हैं, फ्री का माल। तो वो ईंटें उठाने लगे और ईंटें उठाकर वो अपनी रेल में बिछाने लगे। लगभग 1920 के आसपास ये रेवलेशन होता है। ये पता चलता है कि जो आप ईंटें बटोर कर ला रहे हैं, ये जो ईंटें आप उठाकर ला रहे हैं, ये सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन जो थी आपकी सब कॉन्टिनेंट की, उसकी ईंटें हैं, उसके रिमेन्स हैं जिसको आप लेकर आ रहे हैं। द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनकी ईंटें आप लेकर आ रहे हैं। ये रेवलेशन होता है 1920 के आसपास। तब तक जो रूइंस थे उसको सिर्फ ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए नहीं, जो आसपास के गांव वाले होते थे उनके भी मकान बनाने हैं, तो उनको फ्री की जो ईंटें मिल रही हैं, ईंटों का, पकी ईंटों का एक सोर्स मिल गया था मोहनजोदाड़ो में। तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज थी। हड़प्पा के बारे में हमने बात की। हड़प्पा में जिस तरीके से डिवीजन था, सिटाडेल और आपका जो लोअर टाउन था। मोहनजोदाड़ो में इंपॉर्टेंट बात है आपको देखने मिलेगी, वो है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ की एक खासियत आप समझिए। ग्रेट बाथ तो आज भी लोगों के पास स्विमिंग पूल होता है तो वो धनी कहलाता है, काफी पैसे वाला कहलाता है जिसके घर में स्विमिंग पूल हो। ग्रेट बाथ जो होता था वो उस टाइम पे किसी फेस्टिवल या एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए यूज किया जाता था। और आपको सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि उस समय टाइल्स नहीं थे, उस समय प्रॉपर वाटर सीलिंग टेक्निक नहीं थी, तो कैसे बनाया होगा। वहां पर उन्होंने पहले तो पकी हुई ईंटों से टैंक बनाया। आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा टैंक बनाया पकी हुई ईंटों से, और उसके बाद उस टैंक को नेचुरल टार जो होता है, नेचुरली जो टार डामल रोड बनाने के जो काम आता है, उसको यूज करके इसकी वाटर टाइटिंग की, वाटर सीलिंग की, ताकि वाटर लूज ना हो, वाटर लीक ना हो। नहीं तो वाटर आप इसमें भरेंगे वो सॉइल में परकोलेट कर जाएगा, जमीन पूरा पानी पी जाएगी। सीढ़ियां थी उतरने के लिए प्रॉपर। इसके साथ आसपास कमरे भी बनाए गए, जो ऐसा माना जाता है कि ओकेशंस में जब आप बाथ लेते हैं उसके बाद आपको चेंजिंग रूम की जरूरत पड़ती है, वो चेंजिंग रूम जैसी भी डिजाइन वहां देखी गई। पानी को निकालने का, अगर पानी गंदा हो जाए तो पानी को साफ करने की, पानी को बाहर करने की भी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी। तो आप इसको कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का स्विमिंग पूल उस समय देखने मिलता है आपको मोहनजोदाड़ो में। साथ में आपको देखने मिलेगा वेल्स। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये कुएं का डायग्राम है, ये ईंटों के द्वारा बनाया हुआ कुआं है, ये भी आपको मोहनजोदाड़ो में मिलेगा। यहाँ देखिए आप नालियां जो है वो सीधी सीधी नालियां मिलने वाली हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम घरों की बात करेंगे। तो मैंने आपको ग्रेट बाथ और वेल्स के बारे में बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात है कालीबंगन की। कालीबंगन और लोथल में आपको मिलने वाले हैं अल्टर्स, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं हवन कुंड। हवन कुंड आपने गाना भी सुना होगा, उसी तरीके से आप समझिए ये हवन कुंड रहने वाले हैं। हवन कुंड में आप हवन करते हैं। हवन का अर्थ है आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर गॉड को खुश करने के लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये आपको कालीबंगन और लोथल में देखने मिलता है। दैट शोज द कोरिलेशन कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्शिप्स होती होंगी, और इसके साइन आपको कालीबंगन और लोथल में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सिटी प्लानिंग की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। जो आपके हाउसेस हैं, ड्रेन्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, इन सब की बात करें तो जो घर बनाए जाते थे वो डबल स्टोरी घर बनाए जाते थे, एक के ऊपर एक माले के ऊपर दूसरा माला, इस तरीके के डबल स्टोरी घर बनाए जाते थे। ड्रेन्स की बात करें हम तो जो नालियां हैं वो घर के साथ ही प्लान होती थी और बिल्कुल सीधी सीधी जाती थी। इनमें इंस्पेक्शन होल्स थे, साथ में हल्का सा इंक्लिनेशन था ताकि नालियों को पानी जो है आराम से बह सके, पानी रुके ना कहीं। इंस्पेक्शन होल इसीलिए ताकि आपकी जो नालियां हैं वो चोक ना हो। हर जो छोटी नाली है, पतली जो ड्रेन होती थी वो जाके बड़े नाले से मिल जाती थी, एक बिगर ड्रेन से जाकर कनेक्ट हो जाती थी। ये एक इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं सिटी बिल्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ड्रेनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फिर आप स्ट्रीट्स के बारे में बात करें तो जो स्ट्रीट्स है वो एक दूसरे को मैश पैटर्न में 90 डिग्री पे कट करती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मकान बनाए जाते थे उनका भी कभी मेन स्ट्रीट के ऊपर दरवाजा नहीं होता था। मेन स्ट्रीट में आपको दरवाजा नहीं होगा, आपका जो दरवाजा होता था वो सेकेंडरी स्ट्रीट्स जो होती थी अंदर की तरफ, उन गलियों में आपके दरवाजे होते थे घर से बाहर निकलने के।
साथ में आप देखिए नहाने की भी व्यवस्था थी घरों के अंदर, घरों में कुएं भी होते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था है और नहाने की भी व्यवस्था है। आज हम जहां स्वच्छता अभियान के लिए और ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं 2020 में आके, आप ये समझिए आज से 4700 साल पहले भी इस चीज के ऊपर कितना ज्यादा एम्फोसिस दिया जा रहा था और वो फैसिलिटीज लोगों के पास तब भी थी। ड्रेनेज के बारे में हमने बात कर ली, इंस्पेक्शन होल्स के बारे में बात कर ली, इससे आपको सिटी प्लानिंग के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पर आप देखिए इस फिगर में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है किस तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न से ये दीवार बनाई गई होगी। और दीवारों की क्वालिटी देखिए कि 5000 साल बाद भी इसकी ईंटें बिल्कुल जैसी थी वैसी है। अब हम लाइट डालते हैं सिटी लाइफ के ऊपर, उनका जीवन कैसा होगा, जो सिटी की लाइफ होगी वो कैसी होने वाली। सिटी लाइफ में सबसे पहले आप देखें जो रूलर्स थे, जिनने ये प्लानिंग की होगी किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है और किस तरीके से तमाम चीजें आपको रखनी, उनके बारे में हमें पता चलता है। हमें पता चलता है कि वो ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे, उनके पास जो जवाहरात थे वो कैसे थे, ज्वेलरी थी वो कैसी थी। तो पता चलता है हमें सोने और चांदी की ज्वेलरी यूज किया करते थे। स्क्राइब्स रखा करते थे। स्क्राइब्स का काम होता है लिखना, आपकी जो भी लेखा जोखा है, आपके अकाउंट्स होंगे या फिर आपकी जो डेली लाइफ की चीजें एंट्रीज होती हैं वो करने का काम स्क्राइब्स किया करते थे। इससे ये समझ में आता है कि उनको लिखते बनता था, उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, उनको राइटिंग आती थी, दे न्यू हाउ टू राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता चलता है। क्राफ्टमैन के बारे में हमें पता चलता है। साथ में एक और चीज है स्क्राइब, ये जो सील्स बनाते हैं, सील्स बनाने का काम भी स्क्राइब्स ही करते थे। जो आपके स्क्राइब्स है वही सील बनाने का काम करेंगे। जो क्राफ्टमैन है, जो क्राफ्ट पर्सन है, वो काम करते थे आपके, चाहे वो स्कल्पचर्स बनाएंगे। स्कल्पचर्स बनाने के अलावा आप देखेंगे उनके वर्कशॉप्स होंगे पर्टिकुलर, जहां पे वो ऑर्नामेंट्स पे भी काम करेंगे, हीरे जवाहरात बना रहे हैं, टेराकोटा के टॉयज बना रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए, और हर प्रकार के आपको क्राफ्टमैन यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट क्राफ्टमैन आपको यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, चाहे आप पॉटरी की बात करें, चाहे स्कल्पचर्स की बात करें, सारी चीजों के लिए। और रॉ मटेरियल भी इनका काफी दूर से आता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप नायाब मास्टरपीस कह सकते हैं जो हमें मोहनजोदाड़ो से देखने मिलता है, वो है एक प्रीस्ट का। इनको पुजारी या प्रीस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी दाढ़ी के बारे में काफी बताया गया कि देखिए कितने स्टाइलिश हैं, दाढ़ी भी इनकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल ट्रिम्ड है, अच्छे से काटी गई है। इनके आप स्टाइलिश होने का एक और एग्जाम्पल है फैशन डिजाइनर से बनवाए हुए कपड़े। आप ये देखिए इतने सुंदर फ्लावर मोटिव की डिजाइन है, जैसे कि किसी फैशन डिजाइनर ने बनाई। यहाँ पर सर में आप देखेंगे तो सर पे भी एक हेड गियर जैसा लगा है, ऑर्नामेंट पहने, और यहाँ पर हाथ में भी उन्हें आमलेट पहना है, जो आप हाथ में पहनते हैं, बाजू बंद कहते हैं जिसको हम हिंदी में। इस प्रकार की चीजें भी आपको देखने मिलेंगी। आपको यहाँ देखने मिलेगा कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स, कुछ बर्तन भी मिलेंगे यहाँ पर। अब मैं आपको ब्रॉन्ज के बारे में बता दूं। ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। जब कॉपर एंड टिन को आप मिलाते हैं तो आपको मिलता है ब्रॉन्ज। इससे आपको समझ में आता है पर्टिकुलरली ब्रॉन्ज क्या है। और ब्रॉन्ज के यूज होता था टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने में। सोने चांदी का यूज पर्टिकुलरली होता था या तो बर्तन बनाने में, या फिर हीरे जवाहरात जो आपकी जड़ने के लिए काम आते हैं, जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, उसके लिए भी आपको गोल्ड और सिल्वर को यूज किया जाता था। जो सील्स पर्टिकुलरली बनाई जाती थी वो पत्थर की बनाई जाती थी, और उनका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर भी होता था और स्क्वायर भी होता था। जनरली स्क्वायर सील ज्यादा देखने मिलती है, और सीलों में तमाम तरीके के जानवरों की पोस्टर, वो आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस अंकित होते थे, चाहे आप बात करें यूनिकॉर्न की या फिर बुल। इस तरीके से बहुत सारी सील्स आपको अलग अलग प्रकार की मिल जाएंगी। हड़प्पन्स में पॉट मेकिंग का भी काफी चलन था। काफी सुंदर पॉट बनाए जाते थे जो कि पॉटर्स व्हील पे बनाए जाते थे। ऐसा नहीं हाथ से बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर पॉटर व्हील्स का यूज करके। पॉटर व्हील्स आप समझते हैं, एक व्हील होता है, उसके ऊपर आप उसको एक लकड़ी से घुमाते हैं, जब वो लकड़ी से घूमेगा और उसके ऊपर आप मिट्टी को रख के उसको शेप देते हैं तो वो पॉटर व्हील कहलाता है। उससे बनाया करते थे, और जो बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक डिजाइन्स किया करते थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होती थी इसमें, या फिर पैटर्न्स होते थे, एनिमल्स की पेंटिंग्स होती थी। इस तरीके की चीजें करके अपने पॉट्स को ब्यूटिफाई करते थे। नए क्राफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे जहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिल्वर वास और कॉटन के बारे में हमें पता चलता है मोहनजोदाड़ो से, कि आपके जो बर्तन है वो सिल्वर के या गोल्ड के बनाए जाते थे, और उसके साथ कॉटन के बारे में पता चलता है। इससे समझ में आता है आपको कि कहीं ना कहीं इनको फाइबर्स या कपड़े बनाने की भी टेक्निक मालूम थी। यहाँ पर गिर्रियां मिलने वाली हैं, गिर्रियां मिलने वाली हैं। गिर्री आप समझते हैं जैसे धागा लपेटते हैं जिसपे, उसको हम गिर्री कहते हैं। पतंग का जो मांझा लपेटते हैं उसको भी हम एक तरीके से गिर्री ही कहते हैं।
वो उस तरीके की आपको गिरनियां मिलने वाली जिससे आपको समझ में आता है कि कॉटन का जो फाइबर है उसको इसी पे लपेटा जाता होगा। टेराकोटा और फेंस मिलने वाला है आपको। इनको यूज किया जाता था आप जो आपकी धागे है उसको लपेटने के लिए। टेराकोटा मतलब मिट्टी का और फेंस एक आर्टिफिशियल मिक्सचर बनाया जाता था। गम और क्वार्ट्ज या गम और सैंड को यूज करके एक आर्टिफिशियल मिक्सचर बनाया जाता था जिसका नाम था फेंस। और कॉटन हमें मेहरगढ़ के पास भी देखने मिलता है जिसको हमने सेकंड चैप्टर में अच्छे खासे तरीके से डिस्कस किया है मेहरगढ़ के बारे में। वहां पर भी आपको कॉटन के रिमेन्स मिलते हैं। 5000 साल के आसपास वहां पे आपको कॉटन के रिमेन्स मिलने लगते हैं। उसके बाद आप देखिए जो रॉ मटेरियल्स, चाहे आप ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज है, उसके बाद आप बात करने वाले हैं गोल्ड की, सिल्वर की, इंपॉर्टेंट स्टोन्स की। तो ये सारी चीजें कहां से आती थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो कॉपर की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें जो ब्रॉन्ज के लिए इंपॉर्टेंट था वो आपको राजस्थान से मिलता था या ओमान से मिलता था। ओमान से मिल रहा है मतलब आप ये देखिए कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड भी चल रही है उस टाइम पे। उसके बाद जो टिन है, जो एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रॉन्ज बनाने के लिए, वो भी आपको मिलता था अफगानिस्तान और ईरान के इलाकों से। यहाँ दो इलाकों से आपके लिए टिन प्राप्त होता था, टिन लेकर आते थे। गोल्ड आपको मिलता है कर्नाटका के पास के इलाकों से। आपने केजीएफ पिक्चर देखी होगी सलाम रॉकी भाई वाली। उस केजीएफ पिक्चर में जब दिखाया जाता है जो कोलार गोल्ड फील्ड्स, वहीं से आप मान लीजिए आपका सोना आता था। इसे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। और जो प्रीशियस स्टोन है वो आपको मिलने वाले हैं गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान। यहाँ तीन जगहों से आपको खास नायाब महंगे पत्थर मिलने वाले हैं। अब अगर इतनी बड़ी सिटी है तो उनके फूड रिक्वायरमेंट्स भी होंगे। इतने सारे लोग क्राफ्टमैन हैं, हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, इन सबको खाने की जरूरत तो है। तो खाने की जो दरकार है उसको कैसे पूरा करते होंगे इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें हल का उपयोग करना चालू किया, प्लॉ का यूज करना चालू किया। आप अगर प्लॉइंग करते हैं तो उससे ये होता है इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जो सॉइल की कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग होती है, क्रॉप ग्रोइंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। तो ये प्लॉ का यूज करते थे। और आपको कहीं ना कहीं प्लॉ का पता कहां से चलता है, एक टॉय के रूप में आपने एक प्लॉ देखा, उससे आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस प्लॉ का यूज, इसी प्रकार के प्लॉ का यूज किया जाता होगा सॉइल में आपको प्लॉइंग करने के लिए। और उससे सीड्स के बारे में पता चलता है कि कैसे प्लांटिंग ऑफ सीड्स होती होगी, प्लॉइंग के बाद वो प्लांटिंग करते होंगे। इरिगेशन के बारे में बात होती है, क्योंकि वो जो इलाका था वहां पे अच्छी खासी बारिश नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए। तो इरिगेशन कैसे करते होंगे, वो कैनाल्स था या फिर वो छोटे छोटे कलवर्ट्स बनाते थे, किस तरीके से वो पानी वहां तक लेकर आते होंगे अपने खेतों तक। हड़प्पा में ये देखा गया है कि जानवर पाले जाते थे, जैसे कि आप कहे शीप्स हैं, गोट्स हैं, बफेलोज हैं, इन सबको पाला जाता था, इन सबकी रेयरिंग होती थी। ये भी आपको हड़प्पा से मिलता है, उनके रिमेन्स जो बोन्स हैं या टूल्स से आपको पता चलता है। अब हम बात करते हैं कुछ और जो हड़प्पन टाउन्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। उसमें सबसे पहला है ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है वो खादिर बेट के पास में हमें देखने मिलता है, जो रन ऑफ कच्छ में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फ्रेश वाटर मिलने वाला है, मीठा पानी भी मिलने वाला है और अच्छी जमीन, फर्टाइल सॉइल भी मिलने वाली, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी। साथ में एक और खासियत यह है कि इस सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हमने देखा जो हड़प्पन सिटीज हैं जनरली वेस्ट पार्ट में आपका सीटाडेल होने वाला है और ईस्ट पार्ट में आपका होता है लोअर टाउन। पर यहाँ ढोलावीरा में बीच में एक ग्राउंड भी दिया गया था जो खाली एरिया था, और यह माना जाता है ये ग्राउंड यूज होता था आपके फेस्टिवल्स के लिए, कोई इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं, कोई सेरेमनीज हैं, वहां पर आपके इस खाली एरिया को यूज किया जाता था। साथ में लाइमस्टोन पे बड़ी से अक्षरों में हड़प्पन स्क्रिप्ट भी लिखी मिलती है, बड़े बड़े अक्षर लिखे मिलते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के। पर ये हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं, नहीं तो हमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चल जाती। कुछ राइटिंग्स भी मिली हैं जो छोटी छोटी सील्स के फॉर्म में मिली है हमें, वो भी हमें यहां से ढोलावीरा से मिलती। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटी है वो है लोथल। लोथल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको कहा जाता है डॉकयार्ड थी। साथ में हमने अभी पिछले स्लाइड्स में ये पढ़ा कि यहां पर आपको फायर ऑल्टर्स भी मिलते हैं। ये साबरमती के एक ट्रिब्यूटरी के पास बसा हुआ है। साथ में गल्फ ऑफ खंबात से भी रिलेटेड है, गल्फ ऑफ खंबात के भी पास में है। इससे शिप्स का आना भी आसान है, और शिप्स अगर आएंगे तो आपको यहां देखने मिलेगा कि आपके स्टोरेज होने वाला है चीजों का, जो इंपोर्ट होने वाली है या एक्सपोर्ट होने वाली है, उसके लिए एक वेयर हाउस टाइप सिचुएशन बना दी जाएगी। यहां आपको वो चीज मिलने वाली है, स्टोरेज मिलने वाला है, रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाएगा। जो स्टोन्स हैं जो आपके इंपोर्ट होने वाले हैं, चाहे आप बात करें ईरान से आने वाले हैं, ओमान से आने वाले हैं,
उन सब के भी स्टोरेज यहाँ पर होने वाली है। स्टोन्स मिलेंगे, शेल्स मिलने वाले हैं, मेटल भी अच्छा खासा क्वांटिटी में मिलता है। यहाँ पर एक और बात जो मिलती है, जो डॉकयार्ड की मैंने बात की, वो आपको पता चलता है बड़े बड़े टैंकों से। बड़े बड़े टैंक थे यहाँ पर, और यहां से हमें पता चलता है कि बोट्स और शिप्स जो है वो सी से यहाँ पर आते होंगे, रिवर चैनल के अंदर एंटर करते होंगे, और यहां पर ही आकर जो आपके गुड्स है उनको आप लोड या अनलोड करते होंगे। जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता होगा वो यहीं पर होता होगा। अब हम बात करते हैं सील और सीलिंग्स की। तो सील आप समझ ही गए होंगे, सील रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्मेट में होगी, जिसमें जानवर बने होंगे, या तो यूनिकॉर्न बना होगा या फिर बुल बना होगा। और एक और काफी पॉपुलर जो सील है उसको हम कहते हैं प्रोटोशिवा। प्रोटोशिवा जो सील है, जिसको हम पशुपतिनाथ की सील भी कहते हैं, वो पशुपतिनाथ की भी सील आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। यहां पर आप देखिए यूनिकॉर्न की सील आपको देखने मिल रही है, और उसके ऊपर ये पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में कुछ लिखा है जिसका हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज लिखी है और एक जानवर है जिसकी आपको पिक्चर मिलने वाली है। जो ये सील है, जब इनको एक वेट सरफेस पे प्रेस किया जाता था और जो उन पे इंप्रेशन बचता था, जो निशान आता था उसको प्रेस करने से, उसको दबाने से, उसी को आप कहते हैं सीलिंग। तो सीलिंग क्या है? सील को जब आप गीले किसी सरफेस पर दबाएंगे, उसका इंप्रेशन छोड़ेंगे, तो वो जो इंप्रेशन आएगा उसको आप सीलिंग्स कहते हैं। ये सीलिंग्स भी आपको देखने मिलती है लोथल के आसपास के इलाके में, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो सील है वो मार्क है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार है, या फिर सील्स जो है उस समय आईडी कार्ड का काम करती थी। आप कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में कहीं जाते हैं, आपको आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती थी, और उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ये जो सील्स हैं ये आईडी कार्ड का ही काम करती थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसफर नहीं की गई है। अगर वो आप स्क्रिप्ट डिसफर कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आप देख पा रहे हैं सील का इस डायग्राम में दिखाया है किस तरीके से सील की सीलिंग्स होती होंगी। अब इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, बिजनेस भी अच्छा खासा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर भी अच्छा चल रहा है, फिर एकदम से ये स्टैंड स्टिल पे क्यों आ जाती है? भी समझा कि लगभग 4500 साल में इनका जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आप देखेंगे 4000 साल तक आते आते इनकी कहानी खत्म। इसके बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, स्कॉलर्स इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज देते हैं। एक थ्योरी इसमें दी जाती है कि जो नदी है वो सूख गई होगी। अब नदी क्यों सूखी होगी? शायद उसने अपना जो कोर्स है, जो उसने रास्ता है, वो बदल लिया हो। ऐसा कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से लोगों ने माइग्रेट कर दिया, वो ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए। ये भी इंपॉर्टेंट एडिशन हमें समझ में आता है, एक थ्योरी समझ में आती है। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा? आपको मैंने बताया था कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज करते थे, और ब्रिक्स को यूज करेंगे तो उनको पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए आपको क्लाइंस की जरूरत है, ब्रिक क्लाइंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भट्टा। ईंट पकाने का जो भट्टा है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी वुड की, और वुड आपको मिलने वाला है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में आप अगर वुड एक्स्ट्रा अमाउंट में काटने जाएंगे तो वहां से आपका डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको कोरिलेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपने ज्यादा लकड़ियां काटी, लालच में आपने लकड़ियां काटी, डिफॉरेस्टेशन हुआ, सूखने लगा, वाटर टेबल जो है वो नीचे जाने लगेगा, और आपके जो मवेशी हैं, जो आपके कैटल्स हैं, उनके लिए भी खाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए भी जगह नहीं बचने वाली। और ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से भी माना जाता है कि स्ट्रीट्स जो है, आपकी जो सिटीज है, उनको अबैंडन कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। कुछ सजेशंस ऐसे भी आते हैं कि जो स्ट्रीट्स जो एक समय खाली हुआ साफ हुआ करती थी, 90 डिग्री एंगल पे कट किया करती थी, और पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल डिजाइन था, वो स्ट्रीट्स भी एक समय आया कि कचरा उनके ऊपर पाइल होने लगा। वेस्ट एंड गार्बेज वाज पाइल्ड ऑन द सिटी रोड्स। आर्किटेक्चरल क्वालिटी थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, डिटेरियरेट होने लगी। ये भी हमें समझ में आता है, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुछ एरियाज में एकदम से तूफान आया, फ्लड्स आए, और फ्लड्स आने की वजह से भी पूरी जो सिटी थी वो नष्ट हो जाती है। पर इनमें से किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी का, पर्टिकुलर सजेशन का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। इसकी वजह से हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि ये सिटीज खत्म क्यों हो गई। दूसरी चीज, हम अगर इनके स्क्रिप्ट को डिसेफर कर लेते तब भी हमारे बहुत से सवालों का जवाब हमें मिल जाता, पर वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बाद हम बात करेंगे नई सिटीज जो इमर्ज होना चालू हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि जैसे ही टाइमलाइन पे हम देखें 4700 ईयर्स पे ये शुरू होता है, और यहां पर आप देखेंगे 3500 ईयर्स के आसपास नई सिटीज ओरिजिनेट आना चालू हो जाएंगी, सीन में आना चालू होंगी। इसको आप समझ सकते हैं कि 1400 ईयर्स बाद
मतलब आप समझिए 4700 ईयर्स के बाद आप 1400 और गिनेंगे तो लगभग आपका यहां पर आ जाएगा 3300 ईयर्स के आसपास। जब आप पीछे आगे बढ़ेंगे तब नई सिटीज इमर्ज करने लगेंगी, जिसका हमने डिस्कशन किया था, आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और वही हमारा हो जाएगा अर्ली वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो आ जाएगा, जिसमें आपके देखने वाले हैं और नई नई सिटीज इमर्ज होने वाली। फिर हम आगे पढ़ेंगे जनास के बारे में, जनपद के बारे में, और फाइनली महाजनपद के बारे में। इजिप्ट में हमने डिस्कस किया था। इंटरनेशनली आप जानते हैं पिरामिड्स बहुत ही पॉपुलर है। पिरामिड्स जो इजिप्ट के हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, और ये माना जाता है कि बड़े बड़े जो टूम्स बनाए जाते थे, यहाँ पर जो राजा हैं उनको मम्मी बनाकर रखा जाता था। मम्मी बनाने का मतलब है उनकी बॉडी पर एक अलग तरीके का पेस्ट लगाकर उनको बैंडेड से बांध के रख दिया जाता था। उस प्रोसेस को कहते थे मम्मीफिकेशन। और जो मम्मीज बनाकर रखते थे उनके टूम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी बॉडी को रख देते थे, ये माना जाता था कि आफ्टर लाइफ है, ये एक जर्नी है जिसमें आपके किंग एंटर कर रहे हैं। इसीलिए उनको खाने और पीने की जरूरत पड़ेगी, कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी ज्वेलरी है उसकी जरूरत पड़ने वाली है, बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो भी आपकी जीवन यापन करने के लिए जो भी रोजमर्रा की जीवन में जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें उन टूम्ब में, उन पिरामिड्स में रख दी जाती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर्वेंट्स को भी बरी कर दिया जाता था साथ में, क्योंकि ये माना जाता था कि नौकरों की भी जरूरत पड़ेगी, राजा साहब अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पिरामिड में देखने मिलती है। आपने पिरामिड ऑफ गीजा का नाम सुना होगा, यहां पर उसी चीज का आपको डायग्राम देखने मिलता है, और ये डायग्राम है ग्रेट स्पिंक्स का, ये भी आपको वहां पर देखने मिलता है। अब हम बात करते हैं टेकअवेज की। हम देखना चाहेंगे कि हमने क्या क्या सीख लिया। तो आप स्लाइड को पॉज करिए, इन सवालों के जवाब दीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इनको। उम्मीद करता हूं आपने सवालों के जवाब लिख लिए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैच द कॉलम में है कॉपर। कॉपर कहां से मिलता था आप याद करिए। फिर दूसरा है गोल्ड। गोल्ड कहां से मिलता था, टिन कहां से मिलता था, और प्रेशियस स्टोन्स कहां से मिलते थे। मैंने आपको गोल्ड का तो बताया था, सलाम रॉकी भाई, केजीएफ। केजीएफ से आप याद रखिए गोल्ड आ जाएगा आपका कर्नाटका में, ये आपका गोल्ड हो गया कर्नाटका में। कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉपर माइंस जो है आपके राजस्थान में। टिन के बारे में मैंने आपको बताया था, टिन जो है आपको ईरान से और अफगानिस्तान से मिलता है, और जो प्रेशियस स्टोन है वो आपके गुजरात से मिलते हैं। तो ये हमने मैच द कॉलम करके हमारे सवाल सॉल्व किए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने चर्चा की है इंडस वैली सिविलाइजेशन की और उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में। आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, और भी तमाम बुक्स के बारे में, और बरियल साइट्स के बारे में। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू ओनली आईएएस। थैंक यू।